हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई प्रेपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारी सीरीज चल रही थी बेहद इम्पोर्टेंट अबाउट एमसीक्यूज ऑफ गैप, जो कि किन के लिए होगा, फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम, जो कि हमारा होने वाला है इस मई को, मई 2021 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। इसका ये मतलब है कि पिछली वीडियोस तक हमने 22 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। यू हैव टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से सोचिएगा इस क्वेश्चन में और फिर आंसर करिएगा। इज इट 1, 2, 3 और 4? 10 सेकेंड्स। जी, अभी तक तो इसका आंसर बन जाना चाहिए। इसका आंसर है आंसर नंबर 4, कैपिटल अकाउंट में। अब आपके में से काफियों को ये दिक्कत आई होगी, कंफ्यूजन आई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जब हमारे प्रॉफिट्स आते हैं, लॉस आते हैं, तो क्या मैं उसको कैश अकाउंट में नहीं लिखता? क्या मैं उसको सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल करके भी तो हमारा प्रॉफिट आता है, क्या मैं उसको वहां भी नहीं लिखता? द आंसर इज नो। क्या मैं उसको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी नहीं लिखता? नो। कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा? रुकिए, अब भी क्लियर कर देते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एक बार याद करते, कौन सा किस फॉर्मेट में बनता है? टी शेप। ठीक है, टी शेप फॉर्मेट में बनता है। ये है आपकी डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमारी क्या क्या आती हैं? इनकम्स। डेबिट साइड में हमारी क्या क्या आती है? एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ आपने सारे एक्सपेंसेस लिखे, यहाँ आपने सारी इनकम्स लिखी। अगर मुझे एक बात बताएं, आप सारे सवाल मैं पूछती ही रहती हूँ आपसे। चलिए, अगर मेरे इनकम्स, अगर मेरी ये वाली साइड ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, अगर आपने कमाया ज़्यादा है और खर्चे कम किए हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आपको प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है? यस। एक और बात बताएं, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो गए लेकिन कमाया कम था और खर्चे ज़्यादा हो गए, तो अगर यहाँ बैलेंस बचता है ना, यहाँ बैलेंस, तो क्या होता है वो? टू नेट लॉस। इसको बताने का क्या मकसद था? अब ये बैलेंस तो आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये बैलेंस क्वेश्चन में पूछे कि ये बैलेंस या तो वो प्रॉफिट का हो या वो लॉस का हो। अब ये कहाँ जाता है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता है हमारा? आप में से कहेंगे बच्चे कि मैम हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो ये फाइनल लास्ट में बैलेंस बचा, क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा? द आंसर इज यस। नाउ द क्वेश्चन इज, बैलेंस शीट में कौन सी जगह? बैलेंस शीट में भी हमें पता है एक साइड होती है हमारी लायबिलिटी, एक साइड होते हैं हमारे एसेट्स। लायबिलिटी में ना क्या क्या आता है? लायबिलिटी अकेली नहीं होती, क्या क्या होता है? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ तो आपके पहले शेयर कैपिटल वगैरह आएगी, फिर तमाम लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सिमिलरली एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स पहले, फिर करंट एसेट्स, और लास्ट में दोनों का टोटल इक्वल आएगा। अब ये वाला बैलेंस पता है कहाँ जाता है? ये वाला पूरा बैलेंस होगा ना हमारा कैपिटल, कैपिटल वाली साइड जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और एक और बात बताऊंगी, अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, लॉस है तो कैसे ट्रीट होगा। अगर ये कैपिटल अकाउंट का ना बैलेंस है फॉर एग्जांपल 10 लाख, ठीक है, और अगर आपने यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर किया, या तो सिर्फ प्रॉफिट आएगा एक साल में या सिर्फ लॉस आएगा, दोनों चीजें नहीं आएंगी, बीच में और है। ठीक है, अगर इस साल मेरा प्रॉफिट है, जैसे 2 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं कैपिटल में 2 लाख को ऐड करूंगी कि माइनस करूंगी? ऐड करूंगी। कब? जब मेरा प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस शो होगा? बाहर वाली साइड कितना बैलेंस शो होगा? इस केस में 12 लाख। आई बात समझ में? अच्छा, अगर यहाँ लॉस होता
लॉस 2 लाख का होता तो क्या करते आप? इस 2 लाख को ऐड करते कि माइनस करते? इसको आप माइनस करते, तब बैलेंस क्या शो होता आपका? तब बैलेंस होता 8 लाख। ये 8 लाख आप कहाँ लिखते? यहाँ पे बाहर वाली साइड, फाइनल वाली साइड 8 लाख लिखते। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 23 इज क्लियर। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू व्हाट? टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें कैपिटल अकाउंट भी पता चल गया, और अगर प्रॉफिट हो तो क्या होगा, लॉस हो तो क्या होगा, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव? सोचिएगा, यू हैव टाइम ऑफ 10 seconds। मैम 10 सेकंड भी क्यों दिए, हमें पहले ही इसका आंसर आ गया है, तो वेरी गुड। अगर जिसको आ गया है, आप में से ना कईयों ने ये गलती की होगी, ऑल ऑफ द अबव में चौकन्ना रहिए इस वाले शब्द से। हमें ना, मोस्ट ऑफ अस वी हैव दिस टेंडेंसी कि हम ना ऑल ऑफ द अबव को ना हमेशा करेक्ट आंसर मानते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कुछ नहीं आता ना, हमेशा ऑल ऑफ द अबव करके आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में। बैलेंस शीट किसका पार्ट है? अभी ना हमने पिछले क्वेश्चन में ना एक बात मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है बैलेंस शीट। ये वर्ड सुना था आपने? तो जब मैंने बोला कि बाद में बनता है, तो इसका ये मतलब है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं है। अगर पार्ट होता तो उसी के साथ बनता, अब पार्ट नहीं है तब जाके बाद में बन रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। हमने ऑप्शन 2 काट दिया यहाँ से, ऑप्शन 4 काट दिया। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से भी पहले बनता है, तो बैलेंस शीट कैसे हो गया इसका पार्ट? इसका पार्ट भी नहीं है। सबसे पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या आता है, याद है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ये कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर जो बैलेंस बचता है, ठीक है, वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस, वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा क्या बनता है? एक साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरी साइड क्या बनता है? एसेट्स। यहाँ का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पिछला क्वेश्चन हो गया ना रिवाइज दोबारा से। तो ना तो इसका आंसर है ट्रेडिंग, ना है प्रॉफिट एंड लॉस, ना है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट भी फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड कैश परचेजेस, कैश सॉरी क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, outstanding expenses, all of the above transactions. 1, 2, 3, 4, and you have time of 10 seconds to give the correct answer. Time starts now. कैश बुक में सबसे पहले देखिए, पहले तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर किसी में ऑल ऑफ द अबव सही हो, पर कईयों में सही हो भी सकता है। ठीक है, यही रहा आपके सामने। आपका जो कैश बुक है, ये वर्ड क्या दिख रहा है आपको? कैश। ठीक है, अब कैश का क्या मतलब है? क्या कैश का मतलब है कि आपने अगर किसी चीज को सेल किया, आपके पास फर्नीचर है, आपने फर्नीचर को सेल किया, और बदले में अगर कोई इंसान आपको रुपया दे दे, अच्छा, या तो वो कैश दे दे, ठीक है, पैसे दे दे, या वो आपको चेक दे दे। ठीक है, ये चीजें होंगी रिकॉर्ड कैश बुक में। ये चीजें क्या बोला मैंने? एक तो कैश इन हैंड जो आ रहा है, और कैश एट बैंक, ये दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं कैश बुक में। एक और बात बताएं मुझे, आप हैं ये, और ये हैं आपके कोई फ्रेंड या बिजनेस के कलीग वगैरह, कोई भी, आपने इनको ना आपने इनसे
इनको सेल किया। क्या किया? सेल टीवी। इन्होंने ना आपको क्या किया, इन्होंने आपको पैसे देने थे, इन्होंने आपको पैसे दिए नहीं, कहते उधार में दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे लौटा दूंगा। क्या बोला ये? उधार, मतलब क्रेडिट में। सवाल है कि क्या अब ये वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज ऑफ क्रेडिट नेचर। हमें तो सिर्फ कैश नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो ना तो क्रेडिट परचेजेस आएंगी, ना क्रेडिट सेल्स आएंगी, ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ वन, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन सी रिकॉर्ड नहीं करता? क्रेडिट परचेज भी नहीं करता, सेल भी नहीं करता, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं करता, तीनों ही नहीं करता। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। रिटर्न इनवर्ड appearing in the trial balance is deducted from. You have time of 10 seconds. All right, take your time, think very very carefully. This is a tricky question, but I'm sure most of you will crack this. क्या हमें इसका आंसर आया? चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेल्स। अच्छा, सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड क्या होता है इसको समझना है। रिटर्न इनवर्ड का हमें क्या समझ आ रहा है? जो हमें चीज वापस मिल रही है, हमें वापस मिल रही है ना? अच्छा, कोई चीज कब वापस मिलेगी? जब पहले दी होगी। क्या आप परचेजेस में सामान देते हैं कि लेते हैं? आप तो लेते हैं सामान, तो देते किस में है सामान? ये है आप, ये है आपके कोई बिजनेस के क्लाइंट। आपने किस केस में इसको सामान दिया होगा? आपने इसको सामान दिया, क्या वो आपकी परचेज है कि आपकी सेल है? वो तो आपकी सेल है। आपने इसको सामान दिया, ठीक है, दे दिया, आपने सेल्स कर ली। अब ना क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। अब जरूरी नहीं है कि इनको, आपने ना इनको दिया 100 यूनिट्स, कोई सी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी का आपने इनको दिया 100 यूनिट्स, ये खुश हो गए। लेकिन इन्होंने ध्यान से देखा, उसमें से ना 10 यूनिट्स डिफेक्टिव थे, डिफेक्टिव थे या 10 एक्स्ट्रा आ गए, कोई भी केस हो सकता है। अब इनको ये 10 यूनिट्स नहीं चाहिए, ये क्या करेंगे? 10 यूनिट्स वापस कर देंगे। 10 यूनिट्स रिटर्न्ड। तो पहले तो आपके पास से गुड्स गए, फिर अब वापस आ गए। अब ना आपके पास वापस आ रहे, तो इनकमिंग हो रही है ना आपकी। अच्छा सुनिए, इनकमिंग हो रही है ना आपकी। तो आपकी जो रिटर्न्स अब इनवर्ड आ रहे हैं, तो वो कब आते हैं और किस चीज से डिडक्ट होते हैं? आपकी सेल्स से डिडक्ट होते हैं। आपने सेल करी 1 लाख की, ठीक है, आप इसी इसी केस को कंटिन्यू करते हैं। आपने ना इनको 1 लाख की सेल करी थी, इन्होंने आपको 10 यूनिट्स मतलब वापस कर दिए, 10,000 रुपये वापस कर दिए। तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने एक्चुअल में नेट अपनी सेल्स कितनी करी? क्या बोलेंगे आप बोलेंगे मैंने 90,000 की करी। आपने यहाँ क्या किया? सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड्स को माइनस किया। तो क्वेश्चन भी तो यही है, रिटर्न इनवर्ड्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम, answer is sales. I hope the question is clear. Moving on to the next one, just an opposite question. Now return outward, अगर पिछला question आया है समझ में तो ये आ जाएगा। Return outward appearing in the trial balance is deducted from, वो था रिटर्न इनवर्ड, अब था रिटर्न आउटवर्ड। चलिए 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी सॉल्व करिए। हो गया? ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर देखिए, परचेजेस होगा। परचेजेस कैसे होगा अब वो समझाती हूँ आपको। ये देखिए,
ये है आप, ये है आपके बिजनेस क्लाइंट, ठीक है। नहीं, ये है कोई एक बिजनेसमैन। अब आप कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, आप कंज्यूमर हैं और ये है कोई बिजनेसमैन। आपने ना सामान खरीदा है इनसे, ठीक है। अब आपके पास गुड्स आ रही हैं, आपने सामान खरीदा है, तो आपने क्या किया, परचेजेस। आपने ना 100 यूनिट्स खरीदे, देखा 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा आ रखे हैं, नहीं चाहिए, वापस कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ उस 10 यूनिट्स को। तो क्या आउट गोइंग हो रही है उन 10 यूनिट्स की? आप कहेंगे हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने नेट कितनी परचेजेस करी, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आप बोलेंगे मैंने 1 लाख की चीजें खरीदी, लेकिन मैंने ना उसमें से 20,000 की माइनस कर दी। तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने ना लगभग 80,000 की नेट, 80,000 की नेट अपनी परचेजेस करी। तो जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, अब किस में से आप डिडक्ट कर रहे हैं? परचेजेस में से। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इफ यस, वेरी गुड, इफ नो, please ask the doubts. Moving on to the next one, question number 28. If the credit side of profit and loss account is more than the debit side, it shows what? Easy question, easy question. Just think, see it very carefully, think it very carefully, and then give the answer. This is your time to think. I hope you have got the correct answer. So I am going to reveal the answer is net profit. Now how? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा एक बार ही ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, देखिए, एक होती है हमारी साइड डेबिट, एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। अच्छा, डेबिट साइड में हमारी क्या चीजें आती हैं? एक्सपेंसेस। और यहाँ क्रेडिट साइड में क्या आती है? हमारी इनकम्स। ठीक है, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ना, आपको पता है हमारी इनकम साइड क्रेडिट होती है और डेबिट साइड होती है हमारी एक्सपेंसेस वाली। इन्होंने पूछा है अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब इनकम्स आपकी ज्यादा है, डेबिट साइड से खर्चे कम है। अगर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यू आर हैविंग प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स इज द राइट वर्ड, नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, इनकम कौन सी साइड है अपनी? इनकम कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस कौन सी साइड है? डेबिट साइड। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो क्या होता है? नेट प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन होता इफ डेबिट साइड, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो आंसर क्या होता? उस केस में हमारा आंसर नेट लॉस होता। ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर? Alright, moving on to the next one. Question number 29. Paid rupees 10,000 to Rivan will be recorded in cash book as. You have time of 10 seconds. Think very carefully. चलिए, अभी तक हो जाना चाहिए ये। इसका आंसर है आपका इन क्रेडिट साइड। अब ना, आपको यहाँ पे ना ये नहीं देखने लग जाना कि हाँ कैश बुक कैसे बनानी है, कैश बुक का फॉर्मेट हमें याद नहीं आ रहा, कैसे ध्यान रखें। पेड रुपीज 10,000 टू रिवान, इसको देखिए, इसकी जर्नल एंट्री मुझे बताएं क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री हम क्या पास करते थे हमेशा से? सॉरी, हाँ, इफ दिस इज गिवन टू रिवान, व्हाट वाज द जर्नल एंट्री? सी, इस केस में जर्नल एंट्री आपकी बनेगी नाउ, हु हु इज ऑन द रिसीविंग एंड? कौन बंदा रिसीव कर रहा है पैसा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। सो रिवान will be debited, Rivan's account will be debited by how much? 10,000। और क्या क्रेडिट होगा? टू कैश, पैसे दिए ना आपने,
टू कैश, कितना, 10,000 से। अब ये पूछा है, अब ना इसको कैश बुक में हम कैसे लिखेंगे इस एंट्री को, रुकिए, इस एंट्री को कैश बुक में कैसे लिखेंगे। कैश बुक में आपको पता ही है दो साइड्स होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, है ना। अब ना रिवान टू कैश, तो हमारा रिवान किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्या लिखेंगे, बाय रिवान, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पेड ₹10,000 टू रिवान विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड। कैश बुक पे रिवान कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड। अच्छा, क्या ये कैसे पता चलेगा कि रिवान को डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है, हालांकि ये चीज़ एक एक करके अच्छे से डिस्कस हो रखी है, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ। मुझे बताएं, क्या इस जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, आप कहेंगे यस क्रेडिट हो रहा है, आगे टू लिखा है तो मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक में ही क्रेडिट साइड एंट्री डालेंगे। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, रिवान की वजह से, इस वजह से कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड जो हो रहा था कैश अकाउंट, किसकी वजह से हो रहा था, बाय रिवान, इस वजह से यहाँ 10,000 डालेंगे। तो पेड 10,000 टू रिवान विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, on the credit side. I hope the question is clear. Moving on to the 30th question. A withdrawal of cash from the business by the proprietor is credited to. Withdrawal of cash from the business by the proprietor is credited to what? You have time of 10 seconds. क्या हमसे क्वेश्चन हुआ सॉल्व? चलिए इसका आंसर एक बार ही देखते हैं। इसका आंसर है कैश अकाउंट। आपसे पूछा गया था, अब आप में से ना काफियों ने ड्राइंग अकाउंट इसका आंसर लिख दिया होगा, लेकिन नहीं, आपसे पूछा है क्रेडिटेड टू, डेबिटेड नहीं पूछा, क्रेडिटेड। अब विड्रॉल किया है कैश, तो मुझे बताएं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, और रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से। क्या कैश हमारा कैश अकाउंट बैलेंस शीट का पार्ट है, यस, कैश अकाउंट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा कौन सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बिजनेस, सॉरी फ्रॉम बिजनेस, अब बिजनेस से पैसा जा रहा है, इट इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, आंसर इज कैश, कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द बेसिक्स, ठीक है, ये सारे हमने किए हुए हैं और आपने सीखा हुआ अच्छे से, तो अपनी नॉलेज को डाउट मत करिएगा, जो आपने सीखा उसको अप्लाई करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एक बारी ड्राइंग्स अकाउंट को काट देती हूँ, सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब फिर से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31st क्वेश्चन, अ सेल्स ऑफ गुड्स टू भारत या भरत फॉर कैश इज डेबिटेड टू। अब आपने भरत को ना सेल करी है, सेल ऑफ गुड्स टू भरत फॉर कैश इज डेबिटेड टू। थिंक वेरी केयरफुली ना, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन से बच्चे इसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखें, ये रहा इसका आंसर। आप में से काफी शौक हो गए होंगे कि मैम भरत अकाउंट नहीं किया हमने डेबिट, आपने तो कहा था जहाँ पे नाम आ जाए वहां डेबिट करना है, मतलब क्रेडिट है ट्रांजैक्शन, लेकिन यहाँ तो कैश हुआ है। आगे भी पढ़िए, फॉर कैश, नाम बेशक लिखा है पर फॉर कैश, ठीक है। अब आपने सेल किया किसी चीज का भरत नाम के शख्स को, लेकिन कैश के फॉर्म में, ठीक है। ये है आप, ये है भरत, आपने इनको सेल किया, आपके पास क्या आया, कैश आ गया, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का क्या हमने अभी कोई रूल किया है, यस, डेबिट व्हाट कम्स इन, नाउ व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज कमिंग इन, टेल मी, कैश इज कमिंग इन,
अब तो कैश आ रहा है आपके पास, आप खुश हो गए, ये खुश हो गए आप। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बताएं, क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रेडिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट्स। ध्यान से सोचिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। हिंट देती हूँ, एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप देखिए कि इनकी नेचर क्या होती है। क्या एसेट्स की नेचर क्या है, मतलब डेबिट या क्रेडिट में से, लाइबिलिटी की नेचर क्या है, डेबिट क्रेडिट में से, एंड यू विल गेट द आंसर। इट इज वेरी इजी। क्या हमें इसका आंसर आया? चलिए आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो देख लीजिए। क्रेडिट मीन्स अ डिक्रीज इन एसेट्स। हमारे एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट। एसेट्स की नेचर डेबिट होती है। लायबिलिटी एंड इक्विटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। अगर एसेट में और एसेट जोड़ूं, मतलब और एसेट जोड़ूं, तो क्या वो और डेबिट होगा? वैसे ही, और एक और बात बताएं, लायबिलिटी में और क्रेडिट कर दूं लायबिलिटी, तो मतलब लायबिलिटी मेरी और बढ़ जाएगी। अगर मैं एसेट में, एसेट की नेचर ही डेबिट है, लेकिन अगर मैं एसेट में क्रेडिट कर दूं, तो क्या एसेट कम हो रहा है? अगर डेबिट होने से एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट तो ऑपोजिट होता है, क्रेडिट होने से एसेट तो घट रहा है एकदम, है ना? क्रेडिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा? डेबिट। लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट, क्रेडिट होता है तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, लेकिन अगर यहाँ डेबिट होता तो जो बढ़ रही थी लायबिलिटी वो घट जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट। वैसे डिक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल का एक ही नेचर है। अगर ऊपर डेबिट है, डिक्रीज हो रहा है लायबिलिटी तो डेबिट, वैसे डिक्रीज इन कैपिटल हमारा डेबिट। इंक्रीज इन एसेट्स इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डेबिट। तो इन तीनों का आंसर डेबिट था, लेकिन क्रेडिट का क्या मतलब है? डिक्रीज इन एसेट्स। I hope you really enjoyed so many conceptual questions of today's class. If it was useful, then do give your valuable feedback to us. It really motivates us. And thank you so much. Keep on learning. Have a good day.